Swayam Prabha. Digital India. Educated India. हेलो फ्रेंड्स, सो इंट्रोडक्शन टू आर सॉफ्टवेयर के कोर्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आपको याद होगा पिछले लेक्चर में हम लोगों ने स्टैटिस्टिक्स की शुरुआत करी थी और हमने आपको ये दिखाने की कोशिश करी थी कि आर सॉफ्टवेयर में भला स्टैटिस्टिक्स का क्या काम। ये तो प्रोग्रामिंग का सॉफ्टवेयर था, लेकिन मैंने अपनी पूरी कोशिश करी कि मैं आपको कन्विंस करूं कि आर तो एक सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कहीं ना कहीं तो करना पड़ेगा। और आर को जब हम स्टैटिस्टिक्स में हम इस्तेमाल करते हैं तो एक बहुत बड़ा हमारा एडवांटेज क्या है कि या आर को स्टैटिस्टिक्स में या जो बाकी भी जो हमारी साइंसेज हैं या जो इंजीनियरिंग साइंसेज हैं, मेडिकल साइंसेज हैं, वहाँ भी हम उसको कंप्यूटेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और सबसे बड़ा आपको यहाँ पे एडवांटेज क्या है? एडवांटेज ये है कि जब आप स्टैटिस्टिक्स में जब आप कुछ और मॉडलिंग या जो और थोड़े से काम होते हैं, जब आप उनको करने की कोशिश करते हैं तो आर के अंदर पैकेजेस हैं। अब तो आपके बारे में आपको पता है कि पैकेजेस क्या होते हैं, लाइब्रेरी क्या होती है, और उन पैकेज का इस्तेमाल करके अगर आपके पास डेटा है आप उसकी एनालिसिस डायरेक्ट वहाँ पे कर सकते हो। आपको उसके लिए जो उसकी थ्योरी होती है, बुक्स होती है, कॉन्सेप्ट होते हैं, उसमें उतना दूर तक जाने की आवश्यकता नहीं है। आपको ये मालूम होना चाहिए ये आपका डेटा है, ये समस्या है और इसका समाधान इस टूल से होने वाला है। अब उस टूल को आपको अपने डेटा में कैसे कंप्यूट करना है, कैसे इस्तेमाल करना है, उसके बारे में यूजुअली लोगों ने उस कार्य को करने के लिए अपने अपने पैकेजेस बना दिए हैं। आपको सिर्फ उन पैकेज को डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है और अपने हेल्प मेन्यू में जाकर के ये देखना है कि जो आपका डेटा दिया हुआ है उसको आपको उसमें कैसे इनपुट करना है। क्यों? कहीं पे डेटा आपका मैट्रिक्स फॉर्म में होता है, कहीं डेटा फ्रेम के फॉर्म में होता है, इत्यादि इत्यादि। ओके, अब जब उसका आउटपुट आ जाएगा तो उस वहाँ पे कहाँ पर क्या क्या वैल्यू लिखी है उसका भी इंटरप्रिटेशन आपको ठीक से आना चाहिए। तो उसके बारे में मैंने आपको छोटा सा एक उदाहरण लेकर के समझाने की कोशिश करी थी। ओके, अब उसी डिस्कशन को लेकर के आज हम आगे बढ़ते हैं। और जैसा मैंने कहा कि आपको बड़े बड़े काम करने के लिए यहाँ पर पैकेजेस अवेलेबल हैं। आप उन पैकेजेस की सहायता से आप अपनी सारी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, उसके लिए आपको अलग से खरीदने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे जो हमारे स्टैटिस्टिक्स के सॉफ्टवेयर है उसमें हमारा बेस पैकेज होता है और साथ में हर काम करने के लिए आपको अलग से पैकेज खरीदना पड़ता है। जैसे टाइम सीरीज़ करना है तो टाइम सीरीज़ का पैकेज खरीदिए, रिग्रेशन करना है तो रिग्रेशन का पैकेज खरीदिए। लेकिन आर में सिर्फ आपको खाली पैकेज डाउनलोड करना है, बस। आपसे कोई पैसा नहीं लेगा और वो आपको सही आउटकम देगा। राइट, तो आज हम अपने इस लेक्चर को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। और आपको याद होगा कि पिछले लेक्चर में हमने फ्रीक्वेंसी टेबल की बात करी थी और हमने एब्सोल्यूट और रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज निकाली थी। आज हम एक और टॉपिक पे बात करेंगे जो आप लोग अपने जो आपकी डे टू डे की लाइफ है, जो आपके दिन प्रतिदिन आप उसको बहुत कॉमनली यूज़ करते हैं, उस टॉपिक के बारे में। आपने कभी सुना है कि हमारे देश में बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं और उन इम्तहानों के थ्रू हम उस इंस्टीट्यूट में एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं। और अगर हमारे नंबर अच्छे आते हैं तो हमारा सिलेक्शन होता है और नहीं आते हैं तो नहीं होता है। अब समस्या ये आती है कि अच्छे नंबर और खराब नंबर क्या होते हैं। तो उसके लिए आप लोगों ने अक्सर सुना होगा, इम्तहानों में होता है कि हम आपका इम्तहान लेंगे और जो हमारे टॉप 20 परसेंटाइल में जो भी स्टूडेंट्स आएंगे हम उनको
एडमिशन देंगे। राइट जैसे कि हम आपको भारत में जो जेईई एडवांस का जो परीक्षा होती है उसमें एक कंडीशन होती है कि पहले एक जेईई मेन की परीक्षा होगी और जेईई मेन की परीक्षा में से जो भी हमारे अभ्यर्थी उत्तीर्ण होंगे, पास करेंगे, उनको हम जेईई एडवांस का जो नेक्स्ट लेवल का जो इम्तहान है उसको में उनको अलाउ करते हैं। अब सवाल ये आता है कि जेईई मेन में तो बहुत सारे लोग बैठते हैं लेकिन जेईई एडवांस में तो बहुत कम लोग बैठते हैं, तो हम किन लोगों को वहाँ पे चुनने की कोशिश करें। तो एक नियम जैसे वहाँ पे है कि हम टॉप 20% परसेंटाइल में जो हमारे स्टूडेंट्स आएंगे हम उनको जेईई एडवांस में इम्तहान देने के लिए अलाउ करेंगे। इसका मतलब क्या है कि जो हमारे कैंडिडेट्स इसके पहले वाले इम्तहान में बैठ रहे हैं वहाँ से हम सारे स्टूडेंट्स का जो भी नंबर है, जो भी इम्तहान में उन्होंने नंबर जो उनके आए हैं, हम उनको लेंगे और उनका हम परसेंटाइल निकालेंगे। रिमेंबर, मैं परसेंटेज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं प्रतिशत की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं परसेंटाइल की बात कर रहा हूँ। और जो भी हमारा टॉप 20 परसेंटाइल का जो भी हमारा नंबर आएगा और जितने भी हमारे स्टूडेंट्स उस नंबर के ऊपर होंगे, अर्थात जिन अभ्यर्थियों के नंबर उस नंबर से जो हमारा कट ऑफ नंबर है उसके ऊपर होंगे, हम उनको जो भी जेईई एडवांस का है या जो भी हमारी अगली परीक्षा है उसमें हम उनको बैठने के लिए अलाउ करेंगे। तो मेरा सवाल यह है कि ये परसेंटाइल क्या है, और आज हम उसी के बारे में बात करने की कोशिश करेंगे। अब अगर हम आपको सांख्यिकी की जगह अगर हम आपको पहले एक आपका जो कॉमन सेंस है वहाँ से हम अगर सोचने की कोशिश करें तो हमको इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है। और अगर हम खाली परसेंटेज की बात करें तो परसेंटेज और परसेंटाइल में क्या फ़र्क होगा। अगर मान लीजिए इम्तहान में ये कंडीशन है कि जिस कैंडिडेट के, जिस अभ्यर्थी के हमारे बोर्ड में क्लास 12 में सपोज़ कि 75% के ऊपर नंबर आएंगे, तो हम उसको आगे इम्तहान में बैठने की इजाज़त देंगे। अब यहाँ पर एक सवाल ये होता है कि जैसे कि अगर हम अपने देश का उदाहरण लें तो हमारे पास बहुत सारे बोर्ड्स हैं और कभी कभी सुनने में ये आता है कि इस वाले बोर्ड में हमको नंबर आसानी से मिल जाते हैं, इस वाले बोर्ड में हमको नंबर कठिनाई से मिलते हैं। तो अब क्या अगर दो कैंडिडेट हमारे अगर दो अलग अलग बोर्ड्स के एग्ज़ाम में अगर बैठते हैं और अगर मान लीजिए ऐसा है, मुझे पता नहीं, राइट, और मेरा मानना है कि ऐसा नहीं होता है, लेकिन मैं एक उदाहरण के लिए मैं यहाँ पे खाली आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर ऐसा सपोज़ है, एक कुछ समय के लिए आप मान लीजिए कि है 2 मिनट के लिए, तो क्या दो अलग अलग अभ्यर्थियों के जो नंबर आए हैं क्या वो आपस में कंपेरेबल हैं। अगर हम ये मानते हैं कि यहाँ पे 2 हमारे बोर्ड हैं, 2 हमारे इम्तहान लेने के ऑफिसेज हैं और एक इम्तहान में एक बोर्ड में कहते हैं कि मानना है कि उनके में नंबर कठिनाई से मिलते हैं और एक में आसानी से मिलते हैं, तो अगर किसी बच्चे के कठिनाई में जो वाले बोर्ड में नंबर आए हैं 70% और अगले कैंडिडेट के जो आसान वाले बोर्ड में आए हैं 90%, क्या वो दोनों कंपेरेबल हैं? या दोनों के अगर 70% आए तो क्या कंपेरेबल हैं? शायद नहीं। तो इसी तरह की समस्याओं का समाधान करने के लिए हमने क्या किया, हमने कहा कि ठीक है, हम उनकी परसेंटेज को कंपेयर नहीं करेंगे क्योंकि परसेंटेज को कंपेयर करके हमको उसका सही फैसला नहीं मिल रहा है। हम उसकी जगह परसेंटाइल निकालेंगे, मतलब हम सारे जो हमारे कैंडिडेट्स हैं उनके जो हमारे इम्तहान में नंबर आए हैं हम उनको लेंगे और उनको हम 100 हिस्सों में डिवाइड करेंगे और जहाँ भी हमारा ऊपर से 100, 99, 98, 97, 96 जहाँ पे हमारा 20th परसेंटाइल ऊपर से आएगा, अर्थात अगर हम नीचे से चलेंगे तो जो हमारा 80 परसेंटाइल होगा वो आएगा।
तो जो भी हमारा 80 परसेंटाइल पे, अर्थात अगर मैंने 100 हिस्से किए हुए हैं तो जो 80 वाले हिस्से पर जो भी हमारे नंबर आएंगे वो हमारा परसेंटाइल होगा। और हम कहेंगे कि ओके, किसी भी स्टूडेंट के अगर उस नंबर के ऊपर अगर इम्तहान में नंबर आए हैं वो हमारे अगले इम्तहान में अपीयर हो सकता है और उसके लिए एलिजिबल है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट होता है परसेंटाइल का। और यहाँ पर इसीलिए मैंने आपको परसेंटेज का भी उदाहरण दिया कि अगर आपको कभी ये कुछ गलतफहमी होती है कि परसेंटेज और परसेंटाइल एक ही चीज़ें हैं, तो ये आपको यहाँ पे क्लियर हो जानी चाहिए। अब मैं इस लेक्चर में भला मैंने आपको ये इम्तहान की बात क्यों बता दी? जैसे आपने परसेंटाइल किया ना, आपने अपने पूरे डेटा को 100 हिस्सों में बांट दिया, ऐसे ही हम उसको डिफरेंट हिस्सों में बांट सकते हैं। हम उसको 4 हिस्सों में बांट सकते हैं, हम उसको 10 हिस्सों में बांट सकते हैं, और हम इसको अपनी इच्छा से कितने भी हिस्सों में बांट सकते हैं। और इसका सांख्यिकी में बहुत ज़्यादा उपयोग है। आप अगर कभी सांख्यिकी के विषय को आगे पढ़ने की कोशिश करेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये टॉपिक, ये जो परसेंटाइल निकालना या इस तरह की पार्टीशनिंग वैल्यूज़ निकालना हमारे लिए बहुत सहायक होता है, और इसी की बेसिस पर हम अपने फैसले करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो हमारी वैल्यूज़ हैं, जो हम अपने टोटल डेटा सेट को, टोटल फ्रीक्वेंसी को डिफरेंट में हिस्सों में बांटने की कोशिश कर रहे हैं, इनको हम बोलते हैं पार्टीशनिंग वैल्यूज़ इन जनरल। और इन्हीं पार्टीशनिंग वैल्यूज़ को जब हम अलग अलग हिस्सों में डिवाइड करते हैं तो हम उनको अलग अलग नाम देते हैं। जैसे कि मैंने उसको 100 पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो उसको मैंने कह दिया परसेंटाइल। अगर मैं इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दूं तो मैं कह दूंगा क्वार्टाइल। और उसी तरीके से हम अपनी इच्छा अनुसार उसको कितनों भी हिस्सों में हम डिवाइड कर सकते हैं। तो आज इस लेक्चर में सबसे पहले तो हम ये सीखेंगे कि ये हमारी जो पार्टीशनिंग वैल्यूज़ है, अगर मुझे कोई डेटा दिया हुआ है तो उसमें से कैसे निकालते हैं। कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया कि कॉन्सेप्ट क्या होता है। और उसके बाद जैसा मैंने बात करी थी कि हमारे स्टैटिस्टिक्स में 2 तरह के टूल्स होते हैं, ग्राफिकल टूल्स और एनालिटिकल टूल्स। तो आज हम कुछ आपको ग्राफिकल टूल्स के बारे में भी कुछ बताएंगे, जैसे कि आपका बार चार्ट, या तो आपने बहुत जो एलिमेंट्री क्लासेस में पढ़ के रखा होगा। तो मेरा ऑब्जेक्टिव, जैसा मैंने पहले कहा था, इतना ही है कि मैं आपको कंफर्टेबल करना चाहता हूं कि स्टैटिस्टिक्स में आर का बहुत उपयोग है और स्टैटिस्टिक्स कठिन नहीं है। और ये जो हमारा आर सॉफ्टवेयर है, हमारे उन स्टैटिस्टिक्स के टूल्स को कंप्यूट करने में हमारी बहुत सहायता करता है। अब जब आपको मैंने कुछ एनालिटिक्स के टूल और कुछ अगर ग्राफ्स के टूल अगर आज बता दूंगा तो उसके बाद से आप आगे आने वाले लेक्चर्स में आपको ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि स्टैटिस्टिक्स में हम एनालिटिक और ग्राफिकल टूल दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं, और दोनों का इस्तेमाल करना बहुत आसान है, और फिर हम अपने सब्जेक्ट को आगे ले करके जा सकते हैं। राइट, तो चलिए हम अपने इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। और साथ में आपको ये भी बता दें कि आपको इस लेक्चर की स्लाइड्स कहाँ से मिलेंगी। आप इस स्लाइड्स को डाउनलोड करने के लिए आप हमारे होम पेज पर चले जाइए, और हमारे होम पेज का एड्रेस है home.iitk.ac.in/SHALAB/SP। SP का मतलब है स्वयं प्रभा। और या अगर आपको इस साइट में जाने में अगर दिक्कत हो रही है तो आप इस QR कोड को स्कैन कर लीजिए, और जब आप QR कोड को स्कैन करेंगे अपने फ़ोन में उपस्थित किसी भी फ्री के ऐप से, तो ये आपको डायरेक्ट इसी साइट पर ले आएगा। और अगर आपको यहाँ तक पहुँचने में फिर भी दिक्कत हो रही है तो आप कोई भी सर्च इंजन में चले जाइए इंटरनेट पे, और आप हमारा नाम SHALABH और साथ में हमारा संस्थान IIT कानपुर अगर टाइप कर देंगे तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा होम पेज मिल जाएगा। होम पेज में आप जब जाएंगे तो आपको स्वयं प्रभा नाम का एक लिंक मिल जाएगा, और स्वयं प्रभा लिंक
के अंदर जब आप जाएंगे तो आपको अपने कोर्स की सारे ये जो प्रेजेंटेशन फाइल्स है PDF फॉर्मेट में मिल जाएंगी, जो मैंने यहाँ पे इस्तेमाल करी हुई। राइट, तो अब हम पार्टीशनिंग वैल्यू की बात करते हैं। ठीक है, चलिए हम इस बात को समझने के लिए एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं और उसके द्वारा मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि हम इसको एनालिटिकली कैसे देख सकते हैं। अगर हम मान लीजिए कोई भी हमारा इम्तहान होता है और इम्तहान में हमारे बहुत से स्टूडेंट बैठे हैं और उस इम्तहान में मुझको 0 से 100 तक के बीच में मुझको नंबर देने हैं। तो अब इसमें से अगर हम देखेंगे कि जो हमारे इम्तहान में नंबर आए हैं अर्थात मार्क्स, वो क्या क्या हो सकते हैं, 0 हो सकते हैं, 1 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, अप टू 100। अब मैंने ये देखा यहाँ पर कि 0 मार्क्स को पाने वाले हमारे पास कितने स्टूडेंट्स हैं। हमारे पास कुछ नंबर आ जाएगा और उस नंबर को जब हम देखेंगे तो वो हमारा क्या होगा, वो हमारी एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी तो होगी। राइट, तो इसको मैंने यहाँ पे सपोज कर दिया F1। उसी तरीके से एक नंबर पाने वाले स्टूडेंट्स को हम देखेंगे तो वो हमारे जितनी भी संख्या होगी उसको हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी तो बोलेंगे। तो F1 और F2 ऐसे करके हमारे पास F100 हो जाएगा, जो हमको ये दिखाएगा कि किसी नंबर को पाने वाले हमारे कितने स्टूडेंट्स हैं, 0, 1, 2 अप टू 100। और उसके अलावा एक चीज़ और भी है, कोई ऐसा तो नहीं है कि जो हमारे नंबर आते हैं वो खाली इंटीजर में ही आते हैं। किसी के हमारे 2.5, 2.1, 2.2, 2.3 भी तो हो सकते हैं नंबर। तो बेसिकली आप अगर देखोगे कि ये यहाँ पर बहुत सारे आपको नंबर दिखाई देंगे और साथ में आप उनकी फ्रीक्वेंसी निकालिए। फ्रीक्वेंसी क्या होती है ये तो अब आपको पता है। राइट, और अगर हम इसको 0 से 100 के बीच में अगर हम यहाँ प्लॉट करते हैं, राइट, कैसे कि हम कहें कि किसी स्टूडेंट को 0 नंबर मिले वो कितने हैं, किसी नंबर को सपोज़ कि 5 नंबर मिले वो मान लीजिए इतना आ गया, y पर आपकी इसकी संख्या आ गई। राइट, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और x एक्सिस पे आपकी क्या हो गई, मार्क्स। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट मतलब कि फ्रीक्वेंसी। और उसी तरह से 10 नंबर पर आपके इतने हो गए, कुछ इतने हो गए। इसी तरीके से आपके पास यहाँ पे बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस आ जाएंगे ऐसे करके, और इनको आप अगर ज्वाइन करने की कोशिश करेंगे, सपोज़ कोई ऐसा एक आपको एक कोई पिक्चर मिल जाती, कर्व मिल जाता है। ओके, अब ये कर्व हमारा क्या है, ये हमारा टोटल फ्रीक्वेंसी को ही तो इंडिकेट कर रहा है कि अगर हम कहें कि इस पॉइंट पर कर्व की क्या वैल्यू है, यहाँ पे ये हमको दिखाएगा कि यहाँ पे हमारे जितने भी हमारे मार्क्स दिए हुए हैं उस मार्क्स को पाने वाले हमारे कितने स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर होगा। ओके, अब हम इस जो हमारा कर्व की बात करते हैं। अब हम क्या करें, इन केस अगर मान लीजिए हम अपने कर्व को 4 हिस्सों में डिवाइड कर दें, अर्थात जैसे ये, और इसको हम ऐसे डिवाइड करें कि हर एक एरिया में, जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें, अगर हम एक एरिया हमारा ये हो गया, दूसरा एरिया हमारा ये हमारा हो गया डॉट डॉट में, तीसरा एरिया को मैंने स्टार से बना दिया, चौथा एरिया मैंने डैश से बना दिया। तो हर एक एरिया में जो हमारी फ्रीक्वेंसी बराबर होनी चाहिए। मतलब यहाँ पर अगर हम यहाँ पर कुछ अगर वैल्यू लिखें अपनी x एक्सिस पर, अगर इसको हम सपोज लिख दें Q1, Q2, Q3 और फाइनली हमारा हो गया Q4। तो ये क्या हो जाएगा, इस पॉइंट से 0 से लेकर Q1 की रेंज में हमारी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो फ्रीक्वेंसी हमारी Q1 और Q2 के बीच की जो रेंज है उसके बराबर होगी। और ये हमारी 0 से Q1, Q1 से Q2, Q2 से Q3 और Q3 से Q4 के बीच में हमारी टोटल फ्रीक्वेंसी 4 बराबर हिस्सों में मैंने बांट दी। तो इसको हम कहते हैं कि टोटल फ्रीक्वेंसी को मैंने 4 हिस्सों में बांट दिया, और उसके बाद x एक्सिस पर जो भी हमारी वैल्यूज़ हैं, जैसे मैंने यहाँ पे Q1, Q2, Q3, Q4 लिखा हुआ है, इनको हम कहेंगे क्वार्टाइल्स। तो क्वार्टाइल्स हमारी वह वैल्यूज़ होती हैं जो टोटल फ्रीक्वेंसी को 4 बराबर हिस्सों में बांटती हैं। और उसी तरीके से अगर मान लीजिए हम कहें कि 4 की जगह अगर हम मान लीजिए यहाँ पर अगर हम 10 हिस्से करना चाहते हैं,
जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, आप हमारे ग्राफिक पर ना जाइएगा। मैंने अपनी ओर से कोशिश करी है कि हर एक एरिया में आपके पास जो टोटल फ्रीक्वेंसी बराबर होना चाहिए, और मैं उतना अच्छा आर्टिस्ट भी नहीं हूँ। तो अगर आप यहाँ पर एक्स एक्सिस पर आप अगर इनकी अगर वैल्यूज़ को देखने की कोशिश करेंगे तो इनको हम लिख सकते हैं D1, फिर D2 अप टू हेयर D10। तो ये D1 D2 D10 हमारी क्या हो गई? D1 D2 D10 हमारी एक्स एक्सिस पर वो वैल्यूज़ हो गई जो इस टोटल फ्रीक्वेंसीज़ को हमारे 10 बराबर हिस्सों में बांट रही हैं, और इन D1 D2 D10 को हम कहते हैं डिसाइल्स, DECILE, राइट। और अगर हम, जैसे मैंने कि इस टोटल फ्रीक्वेंसी को मैंने 10 हिस्सों में बांटा है, उसकी जगह मैं अगर इसको मैं 100 हिस्सों में बांट दूं, जैसा कि मैं ये नीले पेन से कर रहा हूं, मैं इसको 100 हिस्सों में बांटने की कोशिश कर रहा हूं सपोज अगर, तो यहाँ पे क्या होगा? एक्स एक्सिस पर आपके पास पॉइंट आ जाएंगे P1 P2 अप टू हेयर P100, अर्थात P1 और P2 के बीच में, P2 और P3 के बीच में जो भी हमारी सारी फ्रीक्वेंसी होंगी बराबर होंगी। अर्थात आपने टोटल फ्रीक्वेंसी को 100 बराबर हिस्सों में बांट दिया, और इसको ही हम बोलते हैं, जो हमारे P1 P2 P100 आए हैं, इनको बोलते हैं परसेंटाइल। ओके, अब ये क्वार्टाइल हैं, डिसाइल हैं, परसेंटाइल हैं, ये तो चलिए ठीक है, हमारे कुछ स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, लेकिन उसके अलावा आप इसको अपनी इच्छा अनुसार भी आप इस हिस्सों को कर सकते हैं। आप कर सकते हैं कि हम इसको टोटल 5 हिस्सों में बांटना चाहते हैं, 25 हिस्सों में बांटना चाहते हैं, आप जो मन चाहे करें। लेकिन ये क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल हमारे कुछ पॉपुलर वैल्यूज है, इसलिए मैंने इसका यहाँ पे उदाहरण लिया है। तो और इनको, ये जो हमारी है ना क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल एक्सेट्रा, ये जो वैल्यूज़ हैं, इन जनरल हम इनको कहते हैं क्वांटाइल, QUANTILE। तो क्वांटाइल्स को अगर हम कह दें कि 4 हिस्सों में बांटा, आपके पास 4 क्वांटाइल्स हैं, तो हर एक क्वांटाइल को कह देंगे हम क्वार्टाइल। ऐसी अगर आपके पास 100 क्वांटाइल्स हैं, तो हर एक क्वांटाइल को हम कह देंगे परसेंटाइल, एंड सो ऑन, राइट। तो अब हम जब R में इसको अगर हम निकालना चाहें, हाथ से तो निकालना बहुत कठिन काम है, इसको अगर हम मैनुअल कैलकुलेशन करना चाहें तो R में इस तरह के पार्टीशन को निकालने के लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है क्वांटाइल, ओके, QUANTILE। और ये क्वांटाइल है जो हमारे जो करस्पॉन्डिंग जो एक्स एक्सिस पर वैल्यूज़ हैं, ये उन वैल्यूज़ को कैलकुलेट करता है। अब एक इशू ये आता है कि जब हम एक्स एक्सिस पर हम किसी पॉइंट की बात करते हैं और उसके साथ में हमारा एक ये फ्रीक्वेंसी कर्व भी होता है, तो एक बात आती है कि हम इन हिस्सों को कैसे डिवाइड करें। और दूसरी बात आती है कि एक हमारा कॉन्सेप्ट है प्रोबेबिलिटी थ्योरी का। आपको प्रोबेबिलिटी के नाम से घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं यहाँ पे प्रोबेबिलिटी मैं यहाँ पे कंप्यूट नहीं करने जा रहा हूँ। अगर मैं आपसे इतना ही पूछूं कि प्रोबेबिलिटी और परसेंटेज में क्या संबंध होता है, ये कुछ उसी तरीके का है ना कि अगर हम कहते हैं कि हमारी प्रोबेबिलिटी 20% है, अर्थात कि 20% उस घटना के होने के चांसेस हैं, राइट। तो जो प्रोबेबिलिटी हमारी हरदम 0 और 1 के बीच में लाई करती है। तो अगर जो मैंने ये फ्रीक्वेंसी कर्व बनाया था, मैंने अभी आपको बताया कि इसमें से मैंने एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी को यूज़ किया है। अब एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी की जगह अगर हम मान लीजिए रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को अगर हम यूज़ कर लेते हैं, तो उसमें क्या समस्या है? कोई समस्या नहीं, वो भी हमको वही आउटकम देगा जो मुझको एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी दे रहा था। तो जो हमारा रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है, ये हमारा 0 और हर एक रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारी f 0 और 1 के बीच में लाई करती है। तो ये हमारी प्रोबेबिलिटी से संबंधित होती है। हाँ, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी और प्रोबेबिलिटी का एग्जैक्ट संबंध क्या है वो होता है, लेकिन उसको समझाने के लिए शायद ये प्लेटफॉर्म ठीक नहीं है और यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्टिव कुछ और है। लेकिन हम एक मोटी मोटी भाषा में आपको बता सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारी एक ही तरह की मिलती जुलती चीज़ें हैं। ओके, तो अब अगर हम
अगर हम बात करें कि ये जो कर्व हमारा रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का कर्व है, तो उसको हम एक प्रोबेबिलिटी का भी कर्व हम उसको कह सकते हैं। और जब हम प्रोबेबिलिटी के कर्व की बात करते हैं, तो अगर हम मान लीजिए यहाँ पे देखिए, हम आपको देखिए यहाँ पे पॉइंट बनाते हैं डॉट 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 करके, और ये मान लीजिए हमारा कोई एक वैल्यू है, सपोज से 0.1 और से x1। इसका मतलब क्या है, यहाँ से मैंने 0 से शुरू किया, 0 के x1 के बीच में ये हमारा एरिया है, ऐसे हमारा ये हमारा x2 है, ये हमारा x3 मान लीजिए। अगर हम कहें कि ये जो एरिया हमारा x2 से x3 के बीच का है, ये हमारा, ये जो मैंने एरिया डिनोट किया है आपको स्क्वायर से, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन से, ये एरिया है। तो जब हम इसी एरिया को जब हम अपनी प्रोबेबिलिटी थ्योरी के टर्म्स में अगर हम इंडिकेट करने की कोशिश करते हैं, तो ये जो 0 से x1 का एरिया है, ये हमारा प्रोबेबिलिटी होता है। ये x1 से x2 के जो बीच का एरिया है, ये हमारी प्रोबेबिलिटी होती है। काहे की प्रोबेबिलिटी होती है? जो हमारा ये वाला एरिया है 0 से x1 के बीच का, ये हमको कोई भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी बताता है कि अगर हम यहाँ से यहाँ तक के बीच का एरिया लेते हैं, ये वाला एरिया, तो हमारी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। उसी तरीके से अगर हमारा जो प्रोबेबिलिटी x2 और x3 के बीच में क्या होगी, उसके बारे में बताता है। तो हरदम ये जो पॉइंट्स हमारे होंगे, ये जो हमारा एरिया होगा, जो मैंने यहाँ पे शेडेड कर्व से दिखाया हुआ है, ये शेडेड कर्व हमारी प्रोबेबिलिटी को इंडिकेट करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी भी और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी दोनों ही तो हमारी 0 से 1 के बीच में होती है, राइट। तो हम जब क्वांटाइल निकालने की कोशिश करते हैं, तो अगर मुझको मान लीजिए ये मेरा कोई फ्रीक्वेंसी कर्व है, और मुझको अगर इस पॉइंट का अगर मुझे क्वांटाइल निकालना है, राइट, तो इसको हम अपने प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में भी बता सकते हैं। जैसे कि अगर हम अपने मान लीजिए कर्व को टोटल अगर हम 4 हिस्सों में अगर हम डिवाइड करना चाहते हैं, तो पहले कर्व में जो हमारी प्रोबेबिलिटी की कितनी, टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 0.25। जो अगला हमारा सेक्शन है जिसको मैं डॉट डॉट कर रहा हूँ, इस सेक्शन में हमारी टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 0.25। उसी तरीके से जो मैं यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना रहा हूँ, इस एरिया में हमारी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 0.25। और यहाँ पे जहाँ पर मैं स्टार बना रहा हूँ, यहाँ पर टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 0.25, राइट। तो हम जब क्वांटाइल फंक्शन का हम इस्तेमाल करते हैं, तो हमारे अपने पार्टीशनिंग को दिखाने के लिए हम प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हैं, और इसीलिए मैंने आपको ये प्रोबेबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट देने की कोशिश करी है, राइट। ओके, अब हमारे पास एक कमांड क्या होता है, हमारा क्वांटाइल निकालने के लिए कमांड होता है QUANTILE, क्वांटाइल। और उसके साथ में हमारा जो डेटा सेट है जिसका हम क्वांटाइल निकालना चाहते हैं, हम उसकी यहाँ पे वैल्यू दे देते हैं पैरेंथेसिस के अंदर। और उसके साथ में हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो हम जो भी डिफ़ॉल्ट क्वांटाइल से हम उनको निकाल लें, या अगर हम अपनी इच्छा के साथ में क्वांटाइल निकालना चाहते हैं, तो मुझको एक यहाँ पे ऑप्शन देना होता है प्रॉप्स। प्रॉप्स का मतलब है प्रोबेबिलिटी, राइट। अब क्या इसमें से क्या है कि अगर हम कहते हैं प्रॉप्स, अर्थात जो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू अगर हमारी 0 है, तो इसका मतलब है कि ये हमारा सबसे छोटा ऑब्जर्वेशन है। और अगर प्रोबेबिलिटी की वैल्यू है 1, तो अर्थात कि ये हमारा मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन है, जो इस ऑब्जर्वेशन की मैक्सिमम वैल्यू है। अगर हम यहाँ पे अगर हम मार्क्स की बात करते हैं, जैसे मैंने आपको उदाहरण लिया था, तो ये हमारा मिनिमम मार्क्स, और यहाँ पर हमारा जो भी है मैक्सिमम मार्क्स को इंडिकेट करेगा, राइट। अर्थात कि अगर कोई एग्ज़ाम मेरा कठिन भी है, तो उस कठिन एग्ज़ाम में अगर किसी स्टूडेंट के अगर मिनिमम मार्क्स आए हैं 2 और मैक्सिमम मार्क्स आए हैं सपोज़ 40 आउट ऑफ 100, तो हम ये कह सकते हैं कि भाई इसमें से 2 से 40 के बीच में ही हमारे सारे स्टूडेंट्स हैं। तो 40 वाले को हम कहेंगे कि ये इसकी प्रोबेबिलिटी है 1, और जिस कैंडिडेट के 2 नंबर आए उसकी प्रोबेबिलिटी है 0। और उसी तरीके से हम अपने
सारे ऑब्जर्वेशन को डिफरेंट हिस्सों में डिवाइड करने की कोशिश करते हैं, जिनको हम कहते हैं क्वांटाइल। तो अब यहाँ पर हमको अपनी इच्छा के अनुसार, जो हमारी आवश्यकता के अनुसार मुझको प्रोबेबिलिटी को डिफाइन करना होता है। अब इसको हम चाहे एक पॉइंट में डिफाइन करते हैं कि प्रॉब्स इक्वल टू 0.5, या उसको हम किसी सीक्वेंस में दे दें, या उसको हम जो डेटा वेक्टर होता है जिसको हम सी के थ्रू इस्तेमाल करते हैं हम उसमें दे दें। ये हमारी इच्छा है। तो इसको हम आगे आपको जब उदाहरण लेंगे तो हम आपको करके दिखाएंगे। तो जो x हमारा क्या हो गया, डेटा वेक्टर, और प्रॉप्स हमारा क्या हो गया, ये हमारा प्रोबेबिलिटी का वेक्टर हो गया। और ये आपको याद रखना है कि हर एक प्रोबेबिलिटी हमारी 0 से 1 के बीच में ही लाई करेगी। तो यहाँ पे जो भी हमारे डेटा वेक्टर में वैल्यू आएंगी वो उसमें सारी वैल्यू, हर एक वैल्यू हमारी 0 से 1 के बीच में होनी चाहिए। ओके, तो अब इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए हम आपको, देखिए यहाँ पे एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। सपोज मेरे पास 15 स्टूडेंट के मार्क्स आ गए। ओके, और आप ये मान सकते हैं कि ये मार्क्स हमारे 100 में से हैं। अब हमने क्या किया, हमने इसमें से इनका क्वांटाइल निकालने की कोशिश करी। तो क्वांटाइल का मतलब क्या है कि जो भी यहाँ पे हमारा मिनिमम मार्क्स है और जो हमारा मैक्सिमम मार्क्स है, तो मिनिमम में हमारी क्या होगी प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 0, और मैक्सिमम में हमारी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1, और इसके बीच में हमारी जो भी फ्रीक्वेंसी है उसको मैंने कई हिस्सों में डिवाइड करने की कोशिश करी। लेकिन हमारा देखिए आउटकम ऐसा आ गया। और यहाँ पे आप अगर देखोगे एक वैल्यू देखिए ऐसे लिखी है, मैं इसको बॉक्स बना देता हूँ जिससे कि आप उसको आसानी से समझ सकेंगे और मैं आपको समझा पाऊँगा। तो टोटल यहाँ पे 5 वैल्यूज़ हैं, और देखिए ये क्या लिखा हुआ है, 0%, 25%, 50%, 75%, 100%, राइट। तो ये 5 वैल्यूज़ हैं, और 5 वैल्यूज़ आप अगर देखिए ये हमारी टोटल फ्रीक्वेंसी को 4 हिस्सों में डिवाइड करें। अर्थात अगर हम कहें कि जो एक वैल्यू हमारी हो गई 0% पे, एक 25% पे, एक 50% पे, एक 75% पे, और एक हमारी 100% पे। तो अगर हम यहाँ पे एक अगर हम हाइपोथेटिकल कर्व बनाने की कोशिश करें तो देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है। 0% पे आपकी कौन सी वैल्यू आएगी, जो आपकी मिनिमम वैल्यू होगी। आप ज़रा सा यहाँ पे देखिए आपकी मिनिमम वैल्यू क्या है, देखिए ये 29। और 100% पे क्या आपकी होगी, मैक्सिमम वैल्यू होगी। मैक्सिमम वैल्यू देखिए आपकी क्या है, 99, राइट। अब उसके बीच में उसने देखिए 1, 2, 3 और ये टोटल 4, 1, 2, 3, 4, ये 4 पार्टीशनिंग हो गई। और इसने आपको बताया कि ये जो वैल्यू है 0% पर आपकी 29 वैल्यू है, 25% पे 53.5 वैल्यू है, 68 पे आपकी 68 वैल्यू है, ये आपकी 50% को करस्पॉन्ड कर रही है। ऐसी 84 वैल्यू है, ये 75% को करस्पॉन्ड कर रही है, एंड सो ऑन। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 0% पे ये 29 वैल्यू है, यहाँ पर है 29, 53.5 आपकी 25% पे वैल्यू है, राइट। उसी तरह से ये जो 68.0 वैल्यू है ये आपकी यहाँ पर है, और इसी तरह से 84 वैल्यू है ये आपकी यहाँ पे है, और जो 100 वैल्यू है 99.0 ये आपकी 100% पर वैल्यू है। तो इसने आपको ये जो मैंने यहाँ पर वैल्यूज़ लिखी हुई हैं वो आपने उसको एक्स एक्सिस पर वो वाली वैल्यू बता दी जहाँ पर हमारी पार्टीशनिंग हो रही है, और यही हमारे क्वार्टाइल्स हैं। पहला क्वार्टाइल हमारा क्या हुआ, अब बताइए पहला क्वार्टाइल हमारा ये वाला है कि ये वाला है, ये गलत है। यहाँ से तो शुरुआत हो रही है, पहली पार्टीशनिंग वैल्यू तो आपकी ये आई ना, ये एरिया आपका 25% हुआ, तो ये हमारा हो गया Q1, ये हमारा हो गया Q2, ये हमारा हो गया Q3, और ये हमारा हो गया Q4। तो इस क्वांटाइल फंक्शन ने टोटल मार्क्स को 4 बराबर हिस्सों में बांट दिया है, या हम एक आसान भाषा में कहें इसने मुझको 4 क्वार्टाइल्स बता दिए हैं। और उसने मुझे ये बता दिया है, इसका अगर हम इंटरप्रिटेशन करने की कोशिश करेंगे तो उसने बता दिया कि जो भी हमारे स्टूडेंट्स इम्तहान में अपीयर हुए हैं और जो भी उनके नंबर आए हैं उसमें से जहाँ पर हमारे नंबर 53.5 आ रहे हैं, देखिए जहाँ पे मैं सर्किल कर रहा हूँ, 53.5 के नीचे 25% स्टूडेंट्स हैं। और उसी तरीके से
जो हमारी अगली वैल्यू है, देखिए उसको मैं नीले रंग से कर रहा हूँ, 68। तो अब ये हमको ये बता रहा है कि जो भी हमारे मार्क्स हैं 68, उसके नीचे हमारे पास टोटल 50% बच्चे हैं। ओके, और अगर हम मान लिए इस 68 और 53.5 इसके बीच का अगर हम अंतर लेंगे तो हमको जो भी इस शेडेड एरिया में कितने स्टूडेंट्स हैं इसके बारे में पता चल जाएगा। और उसी तरीके से ये जो वैल्यू हमारी आई है 84, इसको देखिए मैं ऑरेंज कलर से इंडिकेट कर रहा हूँ 84, ये क्या बता रही है? ये हमको बता रही है कि जब हमारे मार्क 84 होते हैं तो 84 मार्क्स के नीचे जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो हमारे 75% स्टूडेंट्स हैं, अर्थात कि 84.0 मार्क्स जिस स्टूडेंट के भी आए हैं, राइट, वो हमारा 75th परसेंटाइल पे है। क्वांटाइल और परसेंटाइल और क्वार्टाइल का क्या मतलब होता है आपको मैं अभी बताऊंगा, राइट। तो ये जो देखिए पार्टीशनिंग वैल्यूज आई हैं ये आपको डिफरेंट क्वांटाइल्स के बारे में बता रही हैं। और अगर आप ध्यान देंगे तो जब आपने यहाँ पे क्वांटाइल फंक्शन का यूज़ किया है तो वो डिफ़ॉल्ट 4 हिस्सों में उसको डिवाइड कर रहा है, और जब उसको वो 4 हिस्सों में डिवाइड कर रहा है तो हमको यहाँ पे Q1, Q2, Q3, Q4 4 क्वार्टाइल्स मिल गए, राइट। आप उसको देखिए, अगर यहाँ पे ये आपका स्क्रीनशॉट है और मैं आपको अभी इसको मैं आर में करके दिखाऊंगा भी, लेकिन इसके पहले ज़रा सा मैं इसको और भी समझ लूँ। अब अगर मान लीजिए आपने कहा कि हम अपना जो भी है डिफ़ॉल्ट फंक्शन में ज़रा हम प्रॉप्स फंक्शन का भी इस्तेमाल करते हैं, तो चूंकि इसको मैंने 4 हिस्सों में डिवाइड किया है तो हर एक हिस्से में 25% प्रोबेबिलिटी आएगी। तो मैंने यहाँ पे प्रोबेबिलिटी की वैल्यू दे दी 0, 0.25, 0.5, 0.75 और 1। तो इससे हमारा क्या हो जाएगा कि ये 0, 0.25, 0.50, 0.75 और यहाँ पे हो जाएगा 1। तो आप अगर ध्यान दीजिए तो देखिए इसने आपको इन क्वार्टाइल्स की वैल्यू यहाँ पर दे दी है जो यहाँ पर आएंगे, और ये वैल्यू आप अगर पहले से कंपेयर करेंगे यहाँ से आप अगर, तो देखिए ये वैल्यू वही है जहाँ पर आपने प्रॉप्स का फंक्शन यूज़ नहीं किया। तो यहाँ से आपको ये पता चल जाएगा कि आपकी अगर आप यहाँ पे प्रॉप फंक्शन नहीं देते हो तो जो क्वांटाइल फंक्शन है डिफ़ॉल्ट आपको क्वार्टाइल देगा, राइट। अब हम एक काम करते हैं कि अब कहते हैं कि हमको इसको सपोज़ कि जो काम मैंने यहाँ पे टोटल फ्रीक्वेंसी को 4 हिस्सों में बांटा है उसकी जगह हम इसको 5 हिस्सों में बांटना चाहेंगे। तो जो हमारा अगर फ्रीक्वेंसी कर्व अगर है तो उसको हम 5 बराबर हिस्सों में बांटना चाहेंगे। तो 20% यहाँ पे, 20% यहाँ पे, 20% यहाँ पे, 20% यहाँ पे और 20% यहाँ पर आएगा। 5 हिस्से हमारे बन जाएंगे। तो अब यहाँ पर इन पॉइंट्स पर अगर हम कह दें x1, x2, x3, x4 और x5, जो हमारे ये पॉइंट बने x एक्सिस पर, यहाँ पर x1, x2, x3, x4, x5 की वैल्यू क्या होगी जिससे कि हमारी टोटल फ्रीक्वेंसी हमारी 5 हिस्सों में डिवाइड हो जाए। तो उसके लिए हम यहाँ पे प्रॉप्स फंक्शन को ऐसे लिख देंगे 0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 और 1। अब इसके बाद में आपको यहाँ पर जो भी आपको आउटकम मिलने वाला है वो देखिए ऐसा मिल जाएगा। ये जो 5 वैल्यूज़ आई हैं आप यहाँ पे, वादा टोटल 6 वैल्यूज़ हैं क्योंकि पहली आपकी स्टार्टिंग वैल्यू है, ये आपकी यही x1, x2, x3, x4, x5 की वैल्यू है, और यहाँ पे साथ में आपका x0 भी आ जाएगा जहाँ पर जो उसकी मिनिमम वैल्यू है, राइट। तो यहाँ से हमको ये पता चल जाएगा कि 20% बच्चे हमारे इस स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मार्क्स हमारे 49.2 से कम आए हैं। या अगर हम कहें कि हमको जो भी अगर इसकी 50th वैल्यू अगर मुझे पता करनी या 40th वैल्यू पता करनी है तो ये जो वैल्यूज़ आई है हम इसको देख करके ये कह सकते हैं कि जिन जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स 61.4 के नीचे आए हैं वो हमारे टोटल 40% हैं, और 60% हमारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके नंबर 61.4 से ऊपर आए हैं। उसी तरीके से अगर हम 86.6 की बात करते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि 86.6 मार्क्स को ऑब्टेन करने वाले 86.6 नंबरों को लेने वाले हमारे पॉपुलेशन में 20% बच्चे हैं। अर्थात जिस बच्चे के नंबर 86.6% के ऊपर आए हैं ऐसे बच्चों की संख्या हमारी
20% है, क्योंकि 86.6 या अगर हम इसको ऐसे कहते हैं 86.6 से लेकर के 100 मार्क्स के बीच में आने वाले हमारे 20% स्टूडेंट्स हैं, राइट। अब देखिए मैंने आपको ये दोनों करके दिखा दिया। अब हम जरा सा देखिए, आपको इसका स्क्रीनशॉट पहले यहाँ पे दिखा दें और फिर हम इसको आर में दिखाने की कोशिश करेंगे आपको। ओके, देखिए तो देखिए सबसे पहले हम इस अपने मार्क्स को यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। ओके, मार्क्स, तो आप ये देख सकते हैं ये आपका मार्क्स आ गया। अब इसका आप अगर यहाँ पे क्वांटाइल लगाते हैं, क्वांटाइल ऑफ एयर मार्क्स, तो देखिए आपको क्या मिल जाएगा, ऐसे मिल गया। अब आप अगर क्वांटाइल मार्क्स में आप अगर यहाँ पे प्रॉप्स कर दें, अगर प्रॉप्स इक्वल टू सी, हम इसको 4 हिस्सों में करते हैं, तो 0.25, 0.5, जरा सा ध्यान दीजिएगा मैं क्या कर रहा हूँ, और 1। और अगर इसको हम इंटर करते हैं तो देखिए आपको 25, 50, 75% के वैल्यूज़ मिल गई। ये क्या सही है? ये जो आपकी वैल्यू आपको 4 हिस्सों में डिवाइड करनी थी, आपने उसको 0.25 से आराम कर दिया होगा। और इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ तो 4 वैल्यूज़ हैं लेकिन यहाँ तो 5 वैल्यूज़ हैं, तो आपको शुरुआत तो 0 से करनी है ना। अगर तो इसी चीज़ को आप अगर यहाँ पर अगर आप ऐसे करने की कोशिश करेंगे, आप अगर मान लीजिए यहाँ पे आप दे दीजिए, देखिए यहाँ पे मैंने आपको क्या दिखाया है, आपने ध्यान नहीं दिया था। देखिए ये इसकी शुरुआत मैंने 0 से करी है, राइट। तो अगर आप यहाँ पे 0 दे देंगे तो आपको सही क्वांटाइल्स मिलेंगे। ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर बहुत लोग मिस्टेक करते हैं, इसलिए मैंने आपको ये एक अलग से दिखाने की कोशिश करी है। और अगर इसी में ही अगर आप इसको मान लीजिए कि अगर हम कहें कि आपको इसको 5 हिस्सों में डिवाइड करना है, तो 5 हिस्सों में डिवाइड करने के लिए आपको क्या करना है, प्रॉप्स फंक्शन को कुछ ऐसे ही तो लिखना है कि आपका जो आपकी प्रोबेबिलिटी है 0 से 1 के बीच में, वो आपकी 5 हिस्सों में डिवाइड हो जाए। तो देखिए हम यहाँ पे सीक्वेंस कमांड का यूज़ करते हैं, फ्रॉम 0 to 1 बाई 0.2, या इसने आपको 5 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। और अगर मान लीजिए हम अगर इसको अगर 10 हिस्सों में डिवाइड करना चाहें तो ये क्या होगा, ये देखिए 10 हिस्सों में हो गए। और यही तो आपके हो गए क्या, डिसाइल्स। ये आपका पहला डिसाइल, दूसरा D2, तीसरा D3, चौथा D4 एंड सो ऑन। और इसी को आप अगर मान लीजिए परसेंटाइल निकालना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, आपको इसी को 100 हिस्सों में डिवाइड करना है, अर्थात कि ये जो आपने प्रोबेबिलिटी का सीक्वेंस लिया हुआ है, आप इसको 0.01 से आप बढ़ा दीजिए, तो देखिए क्या हो गया, ये आपको दे रहा है 0 परसेंटाइल। उसी तरह से आप अगर परसेंटेज के नीचे देखिए परसेंटाइल की वैल्यू लिखी है, जैसे देखिए ये है 80%, इसकी वैल्यू है 86.6%। आप इसको पहले से मैच कर सकते हैं, राइट। तो आपने देखा, देखिए इसको निकालना बहुत ही आसान काम है, क्वांटाइल्स निकालना। ओके, अब हम उम्मीद करते हैं कि आपको कोई भी पार्टीशनिंग वैल्यू, चाहे क्वार्टाइल हो, चाहे परसेंटाइल हो, या कुछ भी हो, आप इसको आराम से अपनी इच्छा से निकाल सकते हैं। ओके, अब हम अपने दूसरे टॉपिक पे आते हैं कि हमने अभी तक कितना भी किया है उसकी बेसिस पर हम कुछ ग्राफ्स की बात करते हैं। तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारे पास आर में बहुत ही अच्छे ग्राफ्स बनाने की सुविधा है, बस आवश्यकता इतनी है कि आपको उसको पढ़ना पड़ेगा। हम यहाँ पे भिन्न भिन्न तरीके के 2 डायमेंशनल प्लॉट, 3 डायमेंशनल प्लॉट, स्कैटर डायग्राम, पाई डायग्राम, हिस्टोग्राम, बार प्लॉट, स्टेम लीफ प्लॉट, बॉक्स प्लॉट, बहुत सारी चीज़ें आप बना सकते हैं। और यहाँ पे मैं बता दूँ आपको, जब भी आप एनालिसिस करते हैं तो आपको ये पहले सोचना चाहिए कि किस कंडीशन में कौन सा ग्राफ आपके इस्तेमाल आएगा। ऐसा नहीं है कि आप आँख बंद करके सारे ग्राफ बनाना शुरू कर दिए, क्योंकि एक बहुत बड़ी भ्रांति है कि लोगों को लगता है कि अगर हमारी एनालिसिस में ज़्यादा ग्राफ्स होंगे तो हमारी रिपोर्ट अच्छी होगी। ऐसा नहीं होता है। ये तो कुछ वैसे ही बात है कि कोई डॉक्टर आपको बहुत सारी दवा दे दे और उसमें से कुछ का काम हो, किसी के काम ना हो, तो आप क्या कहोगे, राइट। उसी तरीके से आपको स्टैटिस्टिक्स में भी जितने ग्राफ्स की आवश्यकता है, आपको सिर्फ उतने ग्राफ्स ही बनाने चाहिए। उसके लिए आपको पहले मालूम होना चाहिए कि किन कंडीशन में हमारा कौन सा ग्राफ की हमारी आवश्यकता है। वहाँ पर हमारे आर में बहुत सारे ग्राफ्स बन सकते हैं, बार प्लॉट, पाई चार्ट, बॉक्स प्लॉट, ग्रुप बॉक्स प्लॉट, स्कैटर प्लॉट, को प्लॉट, हिस्टोग्राम, नॉर्मल क्यू प्लॉट, और बहुत सारे 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल प्लॉट हैं।
और एक ये बहुत बड़ी हमारी संख्या है, लेकिन यहाँ पे हम चूँकि एलिमेंट्री लेवल पे बात कर रहे हैं तो हम कुछ एलिमेंट्री ग्राफ्स की बात करेंगे और ख़ास तौर पे उन ग्राफ की बात करेंगे जो आपको पहले से आते हैं। राइट, उसमें जो आपको ग्राफ्स आते हैं उसमें से आपने पढ़ के रखा होगा, एक आपका होता है बार प्लॉट। ये क्या होता है आपको याद होगा, कुछ हमारा ये ऐसा नहीं बनता था ग्राफ, ऐसे करके। इनको हम क्या बोलते थे, इनको बोलते थे बार्स। और ये क्या इंडिकेट करती थी, ये आपको जो ये आपकी कैटेगरीज हैं, जैसे मैंने शुरू में बात करी थी A1 A2 से A5 A6 कैटेगरी सपोज अगर हैं, या अगर हम A2 A3 A4 A5 अगर हम 4 कैटेगरी अगर हम ले लेते हैं, तो ये जो इनके टॉप की वैल्यू है ये है, ये है, ये जो इनकी हाइट है, ये आपको क्या इंडिकेट कर रही है, ये आपको एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी बताती है। राइट, अगर आपने इसको फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में अगर लिया अगर तो ये जो लाइंस मैंने बनाई मैं इनको लाल रंग में कर देता हूँ। ये इनकी जो बार की हमारी जो हाइट है एक्स एक्सिस पर, ये आपको एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी बताएगी। और अगर आपने मान लीजिए कि अगर आपने वाई एक्सिस पर अगर आपने एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी की जगह अगर आपने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को लिया हुआ है, देन ये आपको रिलेटिव फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बताएगी। तो इसमें से क्या होता है कि इस बार की हाइट को देख करके हमको ये पता चल जाता है कि किस कैटेगरी में कितने लोग हैं। ओके, तो अब अगर हमको आर में अगर अपना बार प्लॉट अगर तैयार करना अगर है, तो हमारे पास कमांड होता है बार प्लॉट, BARPLOT, और पैरेंथेसिस में हम जो भी हमारा डेटा होता है उसको लिखते हैं, जिस डेटा का मुझको बार प्लॉट तैयार करना होता है। और उसमें से हम उसकी जो हमारी बार की विड्थ होती है, जैसे अगर हम बना दें, अगर हम 2 बार यहाँ बनाएं, ये देखिए पतली है और ये बार हमारी मोटी है। तो अगर मुझको इस बार की जो विड्थ को कंट्रोल करना है तो हमारे पास एक ऑप्शन होता है विड्थ, और एक मैंने वैल्यू ली है 1। इसके थ्रू आपको दिखाएंगे कि अगर हम 1 करेंगे तो हमारी बार की विड्थ कितनी होती है। आप जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको देख के समझ में आ जाएगा कि हमारी विड्थ में क्या क्या होता है। उसके बाद में स्पेस, मतलब कि 2 बार के बीच में स्पेस होना चाहिए इत्यादि करके बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जो हम आपको अभी दिखाएंगे। और अगर आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि आपको बार प्लॉट काहे का तैयार करना है, जो आपकी वैल्यूज़ हैं उनका, या आपने जो वैल्यूज़ को कैटेगरी में करके उनकी एब्सोल्यूट या रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली उसका। तो उत्तर ये है कि हमारा जो बार प्लॉट होता है, जैसा मैंने बताया कि ये आपकी एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी या रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का होता है। तो आपको अगर जब भी बार प्लॉट अगर तैयार करना है तो सबसे पहले आपको उसकी एब्सोल्यूट या रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी। तो अगर आपका बार प्लॉट अगर एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी पर अगर बेस्ड अगर है, तो हम यहाँ पे x की जगह लिखेंगे टेबल x, क्योंकि टेबल x से हमको x डेटा के अंदर जो भी हमारी एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी हैं ये मिल जाती हैं। और अगर रिलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए तो मुझको टेबल x को मुझको लेंथ ऑफ x से डिवाइड करना होता है, और फिर हम उससे जो उसका बार प्लॉट बनाएंगे वहाँ पे हमको उसकी बार की हाइट हमारी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को दिखाएगी। उसके अलावा देखिए, अब मैं आपको एक ख़ास बात बताता हूँ। आप इस बार प्लॉट को ना बहुत अच्छे तरीके से बना सकते हो और उसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जैसे कि अगर हम बताएं कि आपको ये आपकी हो गई x एक्सिस, ये आपकी हो गई y एक्सिस। आप यहाँ पे बार की आप विड्थ क्या करना चाहते हो, बार का रंग क्या करना चाहते हो, आप यहाँ पर कुछ आप लिखना चाहते हो, x एक्सिस पर आप कुछ यहाँ पे लिखना चाहते हो, y एक्सिस पर कुछ आप लिखना चाहते हो। इस चार्ट का कुछ टाइटल होगा, कुछ उसका सब टाइटल होगा। आप बार के अंदर कुछ लिखना चाहते हो, बार के ऊपर कुछ लिखना चाहते हो। आप अपने बार में ये जो इनके आप यहाँ पे टिक मार्क्स हैं, आप उनको कंट्रोल करना चाहते हो। ये सारे ऑप्शन देखिए यहाँ पर दिए हुए हैं। ये जो इतने सारे ऑप्शंस यहाँ पे लिखे हुए हैं ना, ये एक एक ऑप्शन एक एक चीज़ को दिखाने की कोशिश कर रहा है। आप अगर कुछ चीज़ों को अगर समझने की कोशिश करेंगे तो देखिए आपको यहाँ से पता चल जाएगा। जैसे कि अगर हम कहें आपको कैसे हमारी है कि एक्स लैब, ये हमारे कि एक्स पे हमको क्या लिखा जाना है उसके नाम है। ऐसे ही हमारे देखिए एक्सेस नेम से कुछ आपको नाम यहाँ पे पता चल जाएंगे। लेकिन मैं आपको यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इसको जा कर के एक बार अपने हिसाब से हेल्प मेन्यू को पढ़ने की कोशिश करिए, और जो इसके एक एक
के ऑप्शन से उनको समझने की कोशिश करिए। जैसे उदाहरण के लिए आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ COL नल, मतलब यहाँ से आपका COL कमांड है, इसके अंदर बार का रंग क्या होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर आपको आर में यही एडवांटेज कि आप यहाँ पे अपने कर्व के, अपने ग्राफ के हर एक पैरामीटर को कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, अब हम देखिए छोटा सा उदाहरण लेते हैं जो हमने पहले का डेटा लिया था, और उस पर हम आपको पहले बना करके दिखाऊंगा, उसके बाद में मैं आपको इसकी स्लाइड दिखाऊंगा। उसके पीछे कुछ कारण है। देखिए तो ये हमारा डेटा हो गया जेंडर का। अब आपको क्या करना है, आपको जेंडर का बार प्लॉट तैयार करना है। ज़रा मैं अपनी स्क्रीन को भी एडजस्ट कर लूँ सो दैट कि आपको बार प्लॉट यहाँ पे साफ साफ दिखाई पड़े। राइट, अब आपने इसका कमांड क्या होता है, बार प्लॉट, और ब्रैकेट में क्या देना है, वेरिएबल का नाम जेंडर। राइट, कोई मिस्टेक, कोई गलती नहीं, कोई गलती नहीं हमारे हिसाब से। तो चलिए ये देखिए ग्राफ मिल गया। क्या आपको यही ग्राफ चाहिए और ये क्या वही इंफॉर्मेशन दे रहा है जो आपको चाहिए थी? इसने आपको देखिए यहाँ पे आप हमारा जो कर्सर उस पर ध्यान दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 बार बना के दे दी। क्या आपको ऐसे ही कर्व की अपेक्षा थी? क्या आपको ऐसे ही कर्व मिलेगा? आपके हिसाब से तो यहाँ पे आपके पास 2 कैटेगरीज हैं, उन 2 कैटेगरीज का ही आपको तो यहाँ पे बार प्लॉट मिलना चाहिए था। यही तो आपने पढ़ के रखा हुआ शुरू से। आपके पास 2 कैटेगरी है, मेल और फीमेल। मेल में है 7 लोग, फीमेल में 3 लोग। तो आपको यहाँ पे खाली 2 बार ही तो मिलना चाहिए था, लेकिन ये 10 बार कहाँ से आ गई? और यहाँ पे देखिए, आप देखेंगे ये आपको फ्रीक्वेंसी दिखा रहा है 0 1 और 2 करके। ये एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक है जो लोग इसको करने की कोशिश करते हैं। आपको मैंने बताया था कि आपको यहाँ पे डेटा नहीं चाहिए, आपको तो जो एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी है उसका आपको प्लॉट करना है। जब आपने जेंडर किया तो जेंडर की जो 10 वैल्यूज थी 1 और 2 ये आपकी यहाँ पर प्रिंट हो गई, इस ग्राफ में आ गई। लेकिन जब आप इसका टेबल निकालेंगे और टेबल का आप बार प्लॉट करेंगे तो देखिए ये आपको सही कर्व मिल गया। राइट, आप अगर इसमें से खाली टेबल या जेंडर की बात करिए अगर, तो देखिए ये इसका आउटकम आ जाएगा। यहाँ पे हैं 7 वैल्यूज़, यहाँ पे हैं 3 वैल्यूज़। तो कैटेगरी 1 इसने देखिए दिखा दिया यहाँ पे। कैटेगरी 1 आपके देखिए नीचे जहाँ मेरा कर्सर है, देखिए ये है कैटेगरी 2, और यहाँ पे देखिए जहाँ मेरा कर्सर ऊपर देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 7। तो ये 7 वैल्यूज़ इसी को तो इंडिकेट कर रहा है जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट करी हैं। और इसकी देखिए हाइट कितनी है सेकेंड बार की? सेकेंड बार की हाइट कितनी है? 3। तो ये आपकी इसी 3 को तो दिखा रहा है। राइट, तो ये एक बहुत कॉमन मिस्टेक है, और उसके पीछे कारण ये है कि जो लोग पहले से कोई किसी सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उसमें यूजुअली बहुत सारे सॉफ्टवेयर में इसी तरह का कमांड होता है कि आप बार प्लॉट या कमांड लिखिए और ब्रैकेट में डेटा लिख दीजिए, वो अपने आप से आपको बार प्लॉट बना के दे देगा सही। लेकिन आर में ऐसा नहीं होता है। आर में उसको पहले आपको उसको कन्वर्ट करना है। तो देखिए यही आपको मैंने यहाँ पे दिखाने की कोशिश करी, लेकिन अगर मैं आपको पहले से दिखा देता तो आप शायद समझ जाते कि मैं क्या करने वाला हूँ, और आपको ये भी नहीं समझ में आता कि ये कहाँ से आ गया। तो देखिए ये हमको, इसकी हमको आवश्यकता नहीं, लेकिन हमको ये आवश्यकता है। राइट, ये आपने किया है। ओके, और उसी में अगर आप यहाँ पे वाई एक्सिस पे अपनी फ्रीक्वेंसी ली है 7 और 3, इसकी जगह आप इसको अगर रिलेटिव फ्रीक्वेंसी करना चाहते हैं तो आप अपने बार प्लॉट के अंदर जहाँ आपने टेबल जेंडर दिया था वहाँ पे आप उसको लेंथ जेंडर कर सकते हैं। राइट, देखिए मैं आपको करके दिखाता हूँ इसको। चलिए आप इसमें से ध्यान दीजिएगा, जैसे देखिए मैं कमांड करूँगा यहाँ पर ये जो 7 वैल्यू है ये आपकी बदल जानी चाहिए। राइट, अब इसी में कैसा मैं आपको दिखा दूँ। अगर आपको इसका कलर भी अगर चेंज करना अगर है तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कॉल इक्वल टू, सपोज इक्वल टू है ब्लू। देखिए नहीं आएगा, शायद इसमें कुछ दिक्कत हो, मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि ब्लू को आपको यहाँ पर डबल कोट्स में देना होता है। और जैसे ही आपने ब्लू को आपने डबल कोट्स में दिया, अब देखिए यही मैंने आपको करके दिखाया। मैंने अपने हिसाब से इसको कर दिया ब्लू, लेकिन उसने कह दिया एरर। तो इसका मतलब ये है कि मुझको हेल्प मेन्यू में जाना चाहिए और ये देखना चाहिए कि कलर हमको जो चाहिए वो हमको डबल कोट्स में देना है कि हमको ऐसी सिंपल लिखना है। अगर इसको हम कलर को कह दें रेड, तो देखिए इसका कलर हो गया रेड, एंड सो ऑन। उसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हो। मैंने आपको बस एक उदाहरण देने की कोशिश करी है। राइट, उसी तरीके से अगर हम अपना जो एक और डेटा वेक्टर मैंने लिया था
करेक्शन का, जिसके बारे में मैंने बताया था कि एक दुकान में कि 3 ब्रांचेस हैं और उनके ईस्टर्न साइड में है और वेस्टर्न साइड में है और सेंट्रल साइड में है, और उसमें से जो जहाँ से ऑर्डर आता है उसको वो होम डिलीवरी करते हैं। तो होम डिलीवरी करने में जिस दुकान से जो जहाँ पे सप्लाई हुई है ये उसका डेटा था। पहले इसका मैंने जो भी एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी भी निकाली थी। तो ये हमारे पास, तो आज हम इसी देखिए इस डेटा का हम बार प्लॉट भी तैयार करने की कोशिश करते हैं, राइट। सबसे पहले मैंने ये डेटा की एंट्री कर ली, आप देख सकते हैं डायरेक्शन ये आ गई। अब इसका अगर मैं बार प्लॉट बनाता हूँ, बार प्लॉट और वेरिएबल का नेम डायरेक्शन, ओ देखिए क्या आपको इसी की आवश्यकता थी। अब आपको पता है कि आपने क्या मिस्टेक करी है। आपने 100 की 100 वैल्यूज़ को प्लॉट कर दिया है। इसकी जगह आपको क्या प्लॉट करना था, आपको प्लॉट करना था टेबल। अब तो गलती नहीं होगी ना। अब इसकी 3 कैटेगरीज़ हैं, को देखिए आपको ये 3 कैटेगरीज़ में वैल्यू मिल गई, और ये जो इसका टॉप वैल्यू है यहाँ से आप देख सकते हो कि ये आपको उसकी एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी बताएगी। आप इसकी हाइट को भी कंट्रोल कर सकते हो, हाइट में जो टिक मार्क्स दी हैं आप इनको भी कंट्रोल कर सकते हो। और उसी तरीके से आप अगर इसमें जो आपने एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी की जगह आप अगर जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी की हेल्प से आप अगर करना चाहोगे तो आप इसको लेंथ ऑफ द वेरिएबल से डिवाइड कर दो, और देखो अब आपका ये जो वैल्यू है ये आपकी 0 से 1 के बीच में हो गई, और इसके थ्रू आपको इसका प्लॉट मिल जाएगा, राइट। तो यही बात मैंने देखी यहाँ पर आपको इस ग्राफ्स में अपनी स्लाइड्स में दिखाने की कोशिश करी है। तो यहाँ पर आपने 100 की 100 वैल्यूज़ का बार चार्ट निकाल दिया जो गलत था, क्योंकि आपने यहाँ पे गलत तरीके से इसका वेरिएबल को दिया था, और उसी तरीके से आपने जब इसको सही तरीके से दिया तो आपको देखिए यहाँ पे ये सही ग्राफ मिल गया, राइट। और ऐसी चीज़ को आप अगर रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में करना चाहें तो आपने ये वाला कमांड देखिए यूज़ किया और आपको ये देखिए ग्राफ मिल गया, राइट। ओके, सो अब हम इस लेक्चर में यहाँ पे रुकेंगे, और मैंने आपको इस लेक्चर में पार्टीशनिंग वैल्यूज़ और ग्राफ्स के बारे में बताया। अभी हम आगे भी ग्राफ्स की बातें करेंगे, लेकिन मेरा ऑब्जेक्टिव ये था कि मैं आपको जल्दी से जल्दी इस बात का एक्सपोजर दे दूं कि एनालिटिकल टूल और ग्राफिकल टूल्स आर में संभव हैं, उनको हम यहाँ पर एग्जीक्यूट कर सकते हैं, और हम डिफरेंट तरीके के ग्राफिक्स भी हम निकाल सकते हैं। तो अभी जो मैंने आपको बार प्लॉट की बात करी है, बार प्लॉट हमारा कहाँ पे काम करेगा ये आपको ध्यान रखना है, जहाँ पर हमारा वेरिएबल क्वालिटेटिव हो, फैक्टर टाइप वेरिएबल हो, जहाँ पे हमारी कैटेगरीज हो, ओके। और इन छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको ये भी बताया कि हम लोग किस तरह की कॉमन मिस्टेक्स करते हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ये वाली गलतियाँ नहीं करेंगे। उसके अलावा मैंने आपको ये भी दिखाया ऑप्शंस में कि अगर आप कोई भी प्लॉट बनाना चाहते हो उसमें आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए। तो अब मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप एक छोटा सा डेटा लीजिए और उसमें से डिफरेंट तरीके के क्वांटाइज निकालने की कोशिश करिए। आप उसको 5 हिस्सों में डिवाइड करिए, आप उसको 25 हिस्सों में डिवाइड करिए, आप उसको 60 हिस्सों में डिवाइड करिए, और साथ में ज़रा सा आप उसी डेटा का परसेंटेज भी निकालिए। जैसे कि अगर हम कहें कि 80th परसेंटाइल और 80%, और दोनों में देखिए क्या अंतर आता है। फिर आपको दिखाई देगा कि कभी कभी हो सकता है कि कोई ऐसा डेटा हो जहाँ पे दोनों वैल्यूज़ हमारी बराबर आ जाए, कि आप कहिए कि 1 से 100 तक की 1, 2, 3, 4 सारी वैल्यूज़ हैं, तो उसमें से 80th परसेंटाइल और 80% दोनों बराबर आएगा, लेकिन यूजुअली हमारे डेटा में ऐसा इन जनरल नहीं होता है। तो आप इस तरह के परसेंटाइल को निकालिए। मैंने आपको खाली एक ही ग्राफ बताया आज, बार प्लॉट। आप उसमें लेकिन बार प्लॉट में जा कर के उसके हेल्प मेन्यू में जा कर के डिफरेंट ऑप्शंस हैं, आप उन ऑप्शंस को पढ़िए और उसके अकॉर्डिंग आप उसके जो डिफरेंट फीचर्स हैं आप उनको इस्तेमाल करने की कोशिश करिए। एंड रिमेंबर, मैं आपको बार चार्ट में मास्टर नहीं बना रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ एक करने को कह रहा हूँ कि जब आप इन ऑप्शंस को आप यहाँ पर यूज़ कर लोगे, इसी तरीके के ऑप्शंस हमारे बाकी चार्ट्स के अंदर भी होते हैं, बाकी ग्राफिक्स के अंदर भी होते हैं, कि आप उसका रंग चेंज कर सकते हो, एक्सेस का टाइटल लिख सकते हो, और यूजुअली मैक्सिमम जगह पे आप अगर देखोगे यही कमांड्स हमारे आगे भी इस्तेमाल होते हैं। तो अगर आप हेल्प मेनू में जा करके जो उसमें कमांड्स ऑप्शन दिए हुए हैं, आप उनको अगर एक एक करके एग्जीक्यूट कर लोगे तो आपको ग्राफ के बारे में बहुत कुछ पता चल जाएगा, और आप उसको हर एक ग्राफ में अपने आप से इस्तेमाल कर सकते हो,
राइट। तो आप इसकी प्रैक्टिस करिए और मैं आपको अगले टाइम पे मिलने ज़रूर आऊँगा। तब तक के लिए गुड बाय।